नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 5 दशक से ज़्यादा का समय विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों को संगठित करने में लगाया है। छात्र जीवन में जिन्होंने इनकलाब का परचम उठाया और आज तक जिस पर वो बखूबी सिद्धांतों के साथ अपनी बात का पहरा देते हुए एक विचारधारा पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच हैं वो शख्स जिन्होंने भरे पूरे कैरियर को, ऐशो आराम को, पैसे कमाने की एक सामाजिक प्रवृत्ति जो पाई जाती है उसको ठुकराकर मार्क्सवाद के रोशनी में गरीब किसानों, मजदूरों को संगठित करने का संकल्प लिया। हम कई दिन से उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश में थे ताकि उनके एक विशाल जो अनुभव का खजाना है, जो क्रांतिकारी गतिविधियों में वो शामिल रहे हैं, एक पूरा पिछले 5 दशक का हरियाणा के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास के ना सिर्फ वो साक्षी हैं बल्कि एक सक्रिय किरदार भी हैं। हमारे बीच हैं कॉमरेड इंद्रजीत सिंह। हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार कॉमरेड जी। नमस्कार। तो कॉमरेड जी, हमारा तो मकसद यही था कि आपका जो पूरा एक जीवन है उससे नई प्योद युवा पीढ़ी तो प्रेरणा ले और एक दो पूरा जो जीवन आपने जिया है एक सिद्धांतों पर, असूलों पर, उसका एक दस्तावेजीकरण हो डिजिटल, ताकि वो एक सुरक्षित भी रहे। तो कॉमरेड जी, बातचीत शुरू करते हैं। तो आपसे गुजारिश ही है कि आप सबसे पहले थोड़ा ये बताएं कि आपका जो जन्म कब हुआ, कौन से गांव में हुआ, उस टाइम आपके परिवार का और गांव का कैसा वातावरण था, और वो जो दौर था उसका एक सामाजिक परिवेश कैसा था जब आपने आंखें खोली, आपने चेतना ग्रहण करी, आपकी शुरुआती जो स्कूली एजुकेशन थी, ये बातें आप जरूर बताएं। मेरा जन्म हुआ एक साधारण ही किसान परिवार में। ये भंबेवा गांव है, वो डिगल में से बसा हुआ है। डिगल एक बड़ा गांव है। ये भंबेवा यहाँ से 10-12 किलोमीटर ही है। वो पहले रोहतक जिले में था, अब झज्जर में है। तो जैसा एक आम परिवार होता है उसमें जैसे बच्चे होते हैं ऐसे ही हम भी थे। और हमारे इस इलाके में बहुत पुराने टाइम में कोई सिंचाई वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। तो इसकी एक अपना इतिहास है वास्तव में कि ब्रिटिश पीरियड में, अंग्रेजों के राज में, वो दिल्ली के आसपास के इलाके को या तो फौज की रिक्रूटमेंट के लिए, फौज की भर्ती के लिए रिजर्व रखा हुआ था, या वो दूध वगैरह की सप्लाई के लिए। तो पशुपालन और रंगरूट, ये 2 चीज होने के लिए जरूरी था कि कृषि का विकास ना किया जाए, नहीं तो कृषि में लगे रहेंगे। इसलिए फौज में बहुत सारे लोग हैं। मतलब हमारे गांव में आप देखेंगे तो एक एक घर में 2 से ज्यादा भी औसत मिल जाएगी पिछली पीढ़ी की। और मतलब पुराना फौजियों का गांव है कॉमरेड जी आपका? पुराना फौजियों का अभी भी, क्योंकि भर्तियां नहीं हो रही, होने लगे तो बहुत सारे लोग अभी भी जा सकते हैं। तो या दूसरी बीएसएफ, सीआरपी, या मान लो आपके पुलिस वगैरह में भी, या दिल्ली नज़दीक होने की वजह से, रोहतक होने की वजह से दूसरे जो महकमे हैं, सरकारी महकमे, उनमें नौकरियां मिल जाती थी। तो हमारे जो फादर थे वो भी फौज में थे, और जो जिनको ये एनसीओ कहते हैं या जेसीओ कहते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर, वो एक हवलदार के इक्विवेलेंट पोस्ट पर थे। वो खुद शिक्षित होके नहीं गए थे फौज में। अच्छा जी। लेकिन वहां जाके शिक्षित हुए थे। क्या नाम था जी आपके फादर साहब? उनका चौधरी रिचपाल सिंह नाम था। अच्छा। और मेरी मदर का नाम था श्रीमती धन कौर। अच्छा जी। तो माँ हमारी दिल्ली सूबे से ताल्लुक रखती थी। नजफगढ़ के पास एक कैर गांव है, कैर। आप कैर के भांजे हो जी? कैर के भांजे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा। तो कई भाई बहन होते थे, तो उस टाइम पर आपको पता है इतने संसाधन नहीं थे
कि सबको बहुत बेहतर सुविधाएं प्रदान करवा दी जाती, ये भी थी। और जमीनें छोटी छोटी टुकड़े हैं हमारे यहाँ, बड़ी मतलब जमीन की जोत नहीं है आमतौर पे उस पूरे इलाके में भी और हमारे गांव में भी। और बाकी कुछ तबके तो भूमिहीन, वो लगा ली कि भाई वो खेती के ऊपर निर्भर थे, जो जजमानी सिस्टम होता था वो SC BC, वो तो भूमिहीन थे ही। लेकिन वो भी हमारा बड़ा गांव नहीं है, छोटा ही है कुल मिला के, और प्राइमरी ही स्कूल था गांव में। जन्म कौन सा सन में हुआ कामड़े? 1951 में हुआ। अच्छा, तो 51 में आपका जन्म हुआ जी? हाँ, समझ लो आजादी आने के हाँ। 3-4 साल बाद हुआ मतलब। तो स्कूल में फिर इसका मतलब तो आप 5-6 साल की उम्र में जैसे दाखिला कराते थे। 56-57 में आपका पहली में सरकारी स्कूल में राजकीय प्राथमिक पाठशाला गाँव में दाखिला हुआ जी। तो मतलब क्योंकि बाकी भाई बहन स्कूल जा रहे होते थे तो छोटा बच्चा भी जिद करने लग जाता है। तो फिर हमारी मतलब बुआ या चाचा ताऊ वो ले जाके नाम लिखवा देते थे, भाई जिद कर रहा है तो। और उम्र थोड़ी बहुत कम भी होती तो 1-आधा साल बढ़वा देते थे मास्टर को कह के। लेकिन वो क्योंकि प्राइमरी ही स्कूल था तो वो पास करने के बाद गांव करौथा हमारे नजदीक है, जैसे 3-4 किलोमीटर पे है, लेकिन पैदल आना जाना रोज मतलब ये भी अब तो हमें भी हैरानी होती है। तो उतने ज्यादा कोई ये नहीं है कि बहुत अच्छी कोई साइकिल तक भी उपलब्ध नहीं होती थी मतलब। तो शुरू में जैसे कामड़ा आपने 1ली से 5वीं या 6ठी से 10वीं जो शिक्षा हासिल करी, तो एक बच्चे का, एक स्कूली बच्चे का जीवन पर कई बार उस दौर के अध्यापकों का बड़ा छाप होती है, उनका रोल होता है अध्यापकों का उन बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में, भविष्य निर्धारण में। तो आप बचपन में जैसे कुछ को, जैसे आपके जो पहले टीचर, गुरु या अध्यापिकाएं, किसी को आप समन करना चाहते हो उस दौर में जो आपके अध्यापक? नहीं, हमारे 2 ही टीचर थे प्राइमरी में, एक रतिराम शर्मा जी थे, वो करौथे से आते थे। अच्छा जी। और एक जो रघुवीर सिंह जी थे, वो कारौर बिल्कुल मेरे गांव के पास, मतलब हमारे स्कूल से उतना ही दूर कारौर है, उतना ही दूर हमारा गांव। हाँ। तो वो आते थे, 2 ही टीचर्स थे उस टाइम के ऊपर। और बहुत उनको याद तो हम इसलिए करते हैं कि एक तो मजाक की बात है, समझो कि रतिराम जी जब करौथा से आते थे वो भी पैदल आते थे पढ़ाने। वाह जी वाह। और हम पैदल जाते थे पढ़ने करौथा। देखो शिक्षा का कितनी लालसा और तो समय पर पहुंचने के लिए उनसे समय पूछते थे। अच्छा जी। और उनकी जेब में वो गांधी वाली घड़ी होती थी। अच्छा जी। तो उनको वो निकाल के बताना पड़ता था टाइम। हाँ। तो नमस्ते जी के टाइम हो गया, नमस्ते जी के टाइम हो गया। अच्छा। अब वो लंबी लार होती थी विद्यार्थियों की, 4 कहीं मिल गए, 2 कहीं मिल गए। तो बता बता के भी हर बार तो घड़ी को नहीं निकाल सकते थे ना। बहुत अच्छे। तो नमस्ते जी के टाइम हो गया तो वो यूं क्या करते, नमस्ते भाई 8:45, नमस्ते भाई 8:45। अच्छा जी। तो इस तरह उनको कहना पड़ता था। अच्छा। और बहुत अच्छे टीचर थे वो हमारे। मैं कोई बहुत ब्रिलियंट विद्यार्थी नहीं था असल में। अच्छा जी। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कोई टॉप करते थे या सबसे ऊपर, लेकिन एक मॉडरेट जिसको हम कहते हैं मध्यम दर्जे का मतलब रहा मेरा। औसत जिसको कहें, औसत कह सकते हैं, ठीक बात है। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाके फिर पढ़ाई में विकास हुआ तो फर्स्ट डिवीजन आने लगी। वाह जी वाह। तो BSc, MSc, PhD का भी मेरा कोर्स तो पूरा हो गया था, तीनों में फर्स्ट डिवीजन। वाह जी वाह, कितनी बड़ी बात है कमल जी। लेकिन मैं वहां भी कोई बहुत ब्रिलियंट नहीं था। अच्छा जी। क्योंकि हमारे जो महावीर नरवाल थे, हाँ। मेरे साथी जो, हाँ। वो क्लास फेलो भी, रूममेट भी, जेल में भी साथ ही जाते थे, उनका वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। वाह जी वाह, मतलब आप उनको, वो आपसे होशियार थे मानते थे बहुत। हाँ। निश्चित रूप से। हाँ जी। लेकिन हम हमारे से जूनियर बच्चों को पढ़ाते थे वहाँ यूनिवर्सिटी में। ऐसी रिवाज थी हमारे कि भी जो आने वाले बच्चे खासतौर पे देहात से आए हैं उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिली थी, और यूनिवर्सिटी अपने आप में उनके लिए एक चकाचौंध की जगह थी, हमारे लिए भी थी जब हम गए। वाह जी वाह। तो हम उनको कितनी अच्छी रिवायत थी, देखो जी, मतलब पढ़ाते थे।
सीनियर साथी, जूनियर। तो कोमल जी आप क्रमबद्धता से बात करें, जैसे आपने फिर 6वीं से 10वीं कहाँ से की जी? 6ठी नहीं 8वीं वहां से की ना, क्रोथा से। और 9वीं 10वीं उसके बाद यहाँ आ गए हम जाट स्कूल में, तब हायर सेकेंडरी होती थी। अच्छा जी। तो रोहतक का जो जाट स्कूल है, अच्छा ये 1911 में स्थापना हुई। वाह जी वाह, बहुत पुराना स्कूल। और इसकी स्थापना करने में ज्यादातर भूमिका फौजियों की थी। ये भी बहुत बड़ी। जो फौज में रह के आए थे उनको तालीम का इल्म था और महत्व का पता था शिक्षा का, तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन करके कितने महान थे अपने पुरखे जी, देखो उन्होंने मतलब स्कूल बनाने में रोल अदा किया तौर पर किया। और वैश्य कॉलेज भी बना उस दौर में, गॉड कॉलेज भी बना, बाद में विश्वकर्मा कॉलेज बना, स्कूल कह रहा हूँ, सॉरी, स्कूल थे सभी। हाँ। स्कूल थे, तो वो भी उतने ही महत्वपूर्ण रूप में तो कम्युनिटीज के बनाए हुए थे, मतलब सामुदायिक प्रयासों से बने, मतलब कितनी बड़ी बात है जी। और अध्यापकों की उनकी खास बात ये थी कि वो छांट के लाते थे। अच्छा जी। जो अध्यापक बहुत ही जाने माने होते थे, वो चाहे कितनी दूर से लाने पड़ो। अच्छा जी। मुझे ये पता है कि एक सान्याल साहब बंगाली थे, वो जाट स्कूल के प्रिंसिपल थे। अच्छा, बंगाल से थे जी, देखो यहाँ पर पढ़ा। हाँ, और पंजाब के भी, हम क्योंकि पंजाब ही था उस टाइम पे, तो हरियाणा भी, तो दूर से, मतलब जो पंजाब का इलाका है वहां से भी यहाँ पे मतलब जो बेहतरीन व्यक्ति तो थे उनको लेके आते थे, आप हमारे स्कूल में पढ़ाओ मास्टर जी। बिल्कुल, हरनंद राय जी हमारे बहुत ही जाने माने हेडमास्टर थे। वाह जी वाह। हाँ जी। वो हमारे प्रिंसिपल रहे, मतलब क्योंकि हायर सेकेंडरी था, पहले हेडमास्टर थे, फिर प्रिंसिपल हो गए हायर सेकेंडरी होने के बाद। तो ये जैसे उस टाइम पे फिर अपना आगे प्रेप होती थी जी आपके टाइम पे जी, भी +1 2 कहूँ जी? नहीं, प्रेप तो हायर सेकेंडरी ही हो जाती थी। अच्छा जी। मतलब हाँ। तो फिर आपने आगे 10वीं के बाद कैसे कहाँ लिया? हायर सेकेंडरी यहीं से पारित करी हमने, जाट स्कूल से। साइंस का विद्यार्थी था मैं। अच्छा। और एग्रीकल्चर विषय भी ले रखा था। वाह जी वाह। तो इसलिए हमारे जो एग्रीकल्चर के टीचर थे, दलाल साहब थे, रामेश्वर जी, उनका वो विषय हमने पढ़ा। रामेश्वर दलाल जी का? हाँ, और एक जगदीश्वर जी थे। अच्छा जी। वो भी कृषि के ही थे। अच्छा जी। तो वो दोनों हमें कृषि भी पढ़ाते थे। उसका फायदा ये हुआ कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दाखला लेने में वो कृषि का विषय भी हमारा काम आ गया। और HAU की जब वो विज्ञापन निकला दाखलों का, तो वहाँ हमने अप्लाई कर दिया। अच्छा जी। तो उसमें नंबर पड़ गया। हाँ जी। तो इस तरीके से हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चले गए। तो बहुत बड़ा एक हमारे, ये भी एक बड़ी बात थी जी, एक साधारण गांव से यूनिवर्सिटी तक पहुंचना भी अपने आप में मायने रखता था उस दौर में। बहुत सारे पहुंच जाते थे। अच्छा जी। गांव से साधारण परिवारों के ही जाते थे। अच्छा। और वहाँ जो हमारे अध्यापक थे, प्राध्यापक थे, प्रोफेसर, वो भी बहुत सारे गांव की पृष्ठभूमि के थे। वो उत्तर प्रदेश के भी थे, पंजाब से भी ताल्लुक रखते थे, और हरियाणा के भी थे। क्योंकि शुरू में जो एग्रीकल्चर के कॉलेज वगैरह थे वो या तो बड़ौत में थे या लायलपुर में थे, जो लाहौर के पास था, या लुधियाना में बाद में यूनिवर्सिटी बन गई। तो लुधियाना की जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी उसी में से बनी हुई है। पहले कॉलेज कैंपस था हमारा शुरू में जी। शुरू में कैंपस था लुधियाना का, PAU का। अच्छा जी। तो मतलब वो हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो, उसमें एग्रीकल्चर वेटनरी कॉलेज थे, तो वो लुधियाना में भी थे। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी मौसी है। सही है जी, बात बिल्कुल खरी है जी। तो कमर जी, फिर जैसे आप वहाँ HAU के विद्यार्थी हो गए, वहाँ एग्रीकल्चर BSc में एडमिशन लिया, तो फिर जैसे आपका जो क्रांतिकारी आंदोलन का शुभारंभ शुरू होता है, HSU या SFI से जुड़ते हैं और फिर एक इनकलाब की विचारधारा का अध्ययन करते हैं, तो वो असल में क्या कहानी रही जी? आप कैसे जुड़े? क्योंकि आपकी तो कोई वामपंथी बैकग्राउंड भी नहीं है जी परिवार की, जो आप बता रहे हो। हाँ, वामपंथ की तो बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हमारे जो फादर थे या चाचा ताऊ थे, वो बहुत पिछड़े हुए विचारों के नहीं थे। अच्छा जी, रूढ़िवादी नहीं थे? ना, रूढ़िवादी नहीं थे, और उन्होंने दुनिया देखी हुई थी फौज में रहने की वजह से। अच्छा जी। तो उस तरीके से वो प्रेरित करने में उनका एक रोल रहा है, खुले विचारों के, प्रगतिशील। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद वहां पर
क्या था दरअसल कि जब दोनों अलग अलग हुई यूनिवर्सिटी, तो पंजाब के अंदर 1966 में जब हरियाणा बना तो आपस में ना कई चीजों पे बहुत बड़ा विवाद हो गया था और हिंसा भी हो गई थी। अच्छा जी। खासतौर पे चंडीगढ़ को लेके और हिंदी पंजाबी भाषाओं को, उनकी भाषा के इलाकों को, कौन गांव कहाँ जाना चाहिए, कौन, इनको लेके काफी विवाद हो गया था, हिंसा भी हुई थी। और उसी प्रकार की हिंसा फिर हमारी यूनिवर्सिटी में भी हो गई थी, क्योंकि हरियाणा के बच्चे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में भी पढ़ते थे और पंजाब के विद्यार्थी हिसार कैंपस पे भी पढ़ते थे। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि उनके बीच में भी इसी प्रकार का एक सांप्रदायिक तनाव पैदा होके झगड़े हो गए थे और पुलिस मुकदमे भी हो गए थे। तो उस तरीके का एक जो है ना, लगा लो, वो भी एक रोष प्रकट करने का ढंग उनका होता था। लेकिन चलो अच्छी बात ये है कि बहुत जल्दी वो शांति बहाल हो गई और आपस में जो थे वो दोबारा से ठीक ठाक हो गए। और वो ज़्यादा दिन नहीं रहा उस तरीके का जो सांप्रदायिक प्रभाव है, लेकिन कृषि की या वेटरनरी की ठीक ठाक पोस्ट निकलनी चाहिए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर पहले, तब उसको एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर कहते थे। अच्छा जी। और वेटनरी डॉक्टर जो वेटनरी सर्जन होते हैं, उनकी पोस्टें ठीक ठाक निकलें और वहाँ पढ़ाई से संबंधित कुछ चीज़ें आंदोलन के रूप में उठाते रहते थे जो हमारे से सीनियर थे। और उन आंदोलनों का समर्थन करने के लिए हरियाणा छात्र संघ से उस टाइम पर कॉमरेड पृथ्वी सिंह वगैरह जुड़े हुए थे। वो उसी दौर में आप लगा लो 1970 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहते हुए एक्सपेल हुए थे। अब प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष हैं कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुर या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। हाँ, और मैं HAU का प्रथम निर्वाचित, हम ही ने मतलब स्टूडेंट यूनियन को मान्यता दिलवाई हमारे नेतृत्व। अच्छा, आप HAU के प्रथम अध्यक्ष हैं निर्वाचित जी? निर्वाचित स्टूडेंट यूनियन प्रथम भी हूँ और 2 बार बना, फिर 79 में भी बना, 74 के बाद। वाह जी वाह। तो वो जो आते थे समर्थन देने, तो हम उनसे भी प्रभावित हुए। पृथ्वी सिंह लोकप्रिय थे उस टाइम के। मतलब आपको वामपंथ की तरफ आकर्षित करने में एक बड़ा रोल कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया का है जी? पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया का है, कॉमरेड कृष्ण स्वरूप का भी है। वो भी मतलब उस टाइम पर एक प्रगतिशील विचारधारा से जुड़ चुके थे। वो दोनों ही गोरखपुर के थे। हाँ। तो फिर बाद में SFI से हुआ, लेकिन हमारी HSU जो थी, हरियाणा स्टूडेंट यूनियन बनी थी पहले, तो हम यूनिवर्सिटी के अंदर HSU के मेंबर बन गए थे। और फिर जब HSU एफिलिएट हुई SFI से, उस टाइम पर हमारी इकाई भी उसी तरीके से SFI से हो गई। और SFI का जब सम्मेलन हुआ, उस टाइम हमें भी उन्होंने उप प्रधान के रूप में चुन लिया। मतलब पहले जो हरियाणा की राज्य सम्मेलन हुआ, उसके प्रथम SFI के राज्य उपाध्यक्ष हो जी आप? राज्य उपाध्यक्ष। और कॉमरेड कृष्ण स्वरूप जनरल सेक्रेटरी बने और रामेश्वर जी कुरुक्षेत्र वाले अध्यक्ष बने। और जो भरत सिंह खटकड़ के थे कॉमरेड, हाँ मैं जानता हूँ जी। हाँ, इसी साल एक्सपायर हुए हैं, इसी साल गुजरे हैं। वो भी उप प्रधान थे हमारे साथ। अच्छा जी। हाँ। तो फिर कॉमरेड जी, आपकी जैसे आपकी स्मृति में, तो कॉमरेड पृथ्वी सिंह से पहली मुलाकात कब हुई जी? आपने देखा उसको, जैसे किन परिस्थितियों में, कैसे, और वो एक प्रक्रिया कैसे रही जिसमें आप कम्युनिस्ट विचारों में डले? ये जो हरियाणा और पंजाब के बीच का जो झगड़ा था ना, हाँ जी, असल में उस टाइम पे भी कई जगह यहाँ रेले वेले रोक दी और ऐसी, मैंने बताया ना, हिंसा हो गई थी। उसमें हरियाणा के बहुत सारे विद्यार्थी प्रभावित हो गए थे। अच्छा जी। और ये भी प्रभावित हो गए थे, पृथ्वी सिंह वगैरह। अच्छा जी। तो मुझे मतलब ठीक से तो याद नहीं, लेकिन जब वो HAU में हमारी एक हड़ताल का समर्थन करने के लिए आए, हाँ। ये 1971-72 की बात है, वहां पर उनका भाषण सुना था। अच्छा जी। और हमारी यूनिवर्सिटी के भी कुछ सीनियर हमारे ऐसे विद्यार्थी थे जो स्वभाव से ही संघर्षशील थे। अच्छा जी। तो उनसे भी
हमें प्रेरणा मिली। एक यशपाल वर्मा थे, बाद में वो एडिशनल डायरेक्टर बने कृषि विभाग के। अच्छा वो जी। अभी भी हैं, पंचकुला रहते हैं। अच्छा जी। उनके फादर वामपंथी और फ्रीडम फाइटर होते थे। क्या नाम था जी उनका? यशपाल वर्मा जी ना क्रांतिकारी उनके फादर। उनके पिताजी का नाम मुझे ठीक से याद नहीं अच्छा, चलो। मतलब, लेकिन वो बताया करते थे। तो अच्छा। वो हमारे वहाँ सीनियरों की बहुत रेस्पेक्ट वाह होती जी थी वाह। और वो भी बहुत प्यार देते थे जूनियर स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने मतलब संघर्ष करना भी सिखाया। वाह जी वाह। और पृथ्वी सिंह आते जाते रहते थे, तो मैं और महावीर इकट्ठे रहते थे। एक आध बार वो हमारे कमरे में रुके। अच्छा जी, कमरे से। तो उनके पास ये अखबार वगैरह होते थे। अच्छा जी। ये जो लोक लहर अखबार है ना, हाँ। पहले स्वाधीनता नाम से छपता था। अच्छा जी। अभी भी कलकत्ता से छपता है, लेकिन स्वाधीनता नाम था तब। और पीपल्स डेमोक्रेसी तो अंग्रेजी का था ही मतलब। तो वो एक आध बार जैसे कमरे में छोड़ के चले गए तो हमने वो पढ़ा, कुछ कुछ नई चीजों का जानकारी होने लगी। और उसी दौर में ये वियतनाम की भी लड़ाई चल रही थी, जो अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किए। तो उसका विरोध दुनिया भर में था। और बहुत ज्यादा विद्यार्थियों का विरोध अमेरिका के भीतर भी था। तो पत्र पत्रिकाएं आती थी तो हम उनमें भी देखते थे। और ऐसे हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा आक्रोश होता था कि क्यों मतलब एक ऐसे मुल्क के साथ वो ज्यादती कर रहे हैं। मतलब यहाँ के विद्यार्थियों के ज़हनियत में ये गुस्सा था, अमेरिका क्यों जाके मतलब वियतनाम पर हमले कर रहा है। और यही बात साउथ अफ्रीका की मुक्ति के लिए थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में रंगभेदी सरकार थी। तो उनकी भी राष्ट्रीय मुक्ति का आंदोलन चल रहा था। तो उसका भी प्रभाव एसएफआई के प्रस्ताव वगैरह जो आते थे, उन्होंने हमें प्रेरित किया। तो हमारी क्लास में हम जब अध्यापक आने से पहले हम स्टूडेंट्स को ना एक स्टेटमेंट बताते थे अब अपनी क्लास में कि भी ये हम निंदा करते हैं इन हमलों की और साउथ अफ्रीका या वियतनाम की मुक्ति की मांग करते हैं, इस पे सबको दस्तखत करने हैं। अच्छा जी। ऐसे क्लास को हम एड्रेस करते थे। और अध्यापक बीच में भी आ गए तो वो रोकते नहीं थे। वाह जी वाह। कि भाई ये ठीक अपना काम कर रहे, करने दो। तो वो सर्कुलेट करके सबके सिग्नेचर इकट्ठे करके और फिर एसएफआई के ऑल इंडिया सेंटर पे जमा करवाते थे। फिर वो भिजवाते थे यूएनओ को और तमाम जगहों के ऊपर। एक प्रकार का हस्ताक्षर अभियान था जी। हस्ताक्षर अभियान चलाते थे। तो वो भी एक पृष्ठभूमि है जिससे कुछ सीखने को हमें मिला। तो जब वियतनाम की मुक्ति हुई तो हमें भी कुछ ऐसी मतलब कह सकते हो कि भी गर्व की बात हो गया। अमेरिका को जब आया वियतनाम के लोगों ने, जैसे हम भी उसको मुक्त कराने में हमारा भी योगदान ये महसूस, ऐसी भावना हुई। फिलिस्तीन की भी होती थी। अच्छा जी, फिलिस्तीन की भी जी, जितनी बार टाइम पर पीएलओ था। और यासर अराफत उसके लीडर थे। और एक दूसरा संगठन था पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, PFLP। उसके लीडर होते थे डॉक्टर जॉर्ज हब्बास, वो मार्क्सवादी थे। अच्छा जी। तो फिलिस्तीन की भी मुक्ति के लिए हम इसी तरीके से दस्तखत वगैरह करवाते। वाह जी वाह। नहीं कामड़ जी, जैसे उस दौर में फिर जैसे एक आपने कभी मेरे साथ बात करी थी, मेरे याद है जी, बता कई लोगों, एक सोशल साइंटिस्ट नाम का भी तो आता था जी, कुछ आप पढ़ते थे उस दौर में। सोशल साइंटिस्ट जो जर्नल आता था वो अभी भी आता है। अच्छा जी। इंडियन स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज नाम से एक संस्था है, वो छापते हैं। अच्छा जी। वो अंग्रेजी में होता है। तो उस टाइम पर हम पढ़ते थे उसको और 4-5 कॉपी एक्स्ट्रा मंगाते थे। कुछ अध्यापक हमारे से खरीदते थे। अच्छा जी। और उन्होंने कह रखी थी हमारी कॉपी दे जा करो। अध्यापकों में इतनी रुचि थी उस टाइम पर जिन चीजों नहीं, कई प्रगतिशील अध्यापक ऐसे थे, सोशियोलॉजी के भी थे, दूसरे भी थे। तो वो हमारे से बहुत मतलब लगाव रखते थे, मोहब्बत रखते थे, प्रेरणा भी देते थे हमें। तो फिर कामड़ जी उस दौर में जैसे आपने जो किताबें पढ़ी कामड़ पृथ्वी से मिली, या फिर आप दूसरे ऑल इंडिया पर भी एसएफआई के नेता, आपके दौर में तो विमान बोस थे,
संस्थापक SFI विमान बोस थे हमारे, कामड़ प्रकाश का रात उस दौर में प्रकाश इसके थे, लिए थे। सीताराम येचुरी थे, M.A. बेबी थे, नेपाल देव भट्टाचार्य थे, वाह जी वाह, लंबे नाम बताइए ये आप। सब थे, बीबी राघवेलु थे। हाँ, तो आप उनसे भी मिलना जुलना, तो शुरुआती नहीं कौन सी था ही, क्योंकि मैं भी SFI की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी राष्ट्रीय स्तर की, उसमें चुना गया था मेंबर। पहली में जी, जिसके विमान बोस नहीं, पहली में हम नहीं थे, पहली में। सेकंड में थे जी आप? सेकंड ही होगी वो शायद, मेरा अंदाजा ये। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस में हम जा नहीं पाए थे, मुझे ये ध्यान है, हमारे पेपर थे। अच्छा जी। उससे अगली में हम गए थे। अच्छा, तो उसमें शुरुआती कौन सी किताबें पढ़ी जी जिनका आप असर मानते हो? जो एक ना कॉमरेड सदानंद होते थे, वो किसान सभा में भी थे उस। कामड़ सदानंद पुनिया जो खरक पुनिया गांव, वो किताब रखते थे साथ में, बताओ, बांटते रहते थे सारी किताब तुम्हारी तरह से ही वो दिल्ली से ले आते थे। बांटते नहीं थे वैसे, तो वो बेचते थे। अच्छा जी। कि भी जितने में आई उतने में वो दे देते थे। वो भी बड़ी बात है जी। और कोई ना कोई उनका किराया भाड़ा प्रोफेसर वगैरह दे देते थे। लेकिन बहुत उच्च कोटि की बाकायदा जो किताबें थी, लिटरेचर की, अंग्रेजी की भी, हिस्ट्री की, सोशल साइंसेज की, फिलोसफी की, और हिंदी वाली भी। तो वो बहुत बड़ा एक चलता फिरता, समझ लो, एक बुक शॉप थे वो। वाह जी वाह। बुक स्टॉल थे। तो वो भी दे जाते थे। लेकिन सव्यसाची एक लेखक थे उस टाइम। हाँ, उत्तरार्ध निकालते थे। उत्तरार्ध भी निकालते थे, और उन्होंने कुछ किताबें भी युगांतर प्रकाशन से, युगांतर से उन्होंने हम क्या करें, एक पुस्तक निकाली थी, और एक निकाली थी यह सब क्यों। तो उसमें वो जो ये समाज की व्यवस्था है, इसके बारे में वो बाकायदा एक आलोचना कि ये है क्या, और आजादी आंदोलन, नौजवानों से दो बात, RSS पे दो बात, आजादी से इमरजेंसी, ऐसी काफी सारी उन्होंने लिखी। गोरबाचोव के बहाने मौत के सौदागर। उनका नाम ना सव्यसाची नहीं था शुरू में, वो प्रोफेसर श्यामलाल वशिष्ठ थे। हाँ जी हाँ। और रोहतक के वेस्ट कॉलेज में भी पढ़ा के गए। ये तो आपने नई बात बताई जी। श्यामलाल वशिष्ठ उनका नाम, बहुत मतलब समर्पित और आदर्श, मथुरा में पढ़ाने लग गए। अच्छा जी। तब तो वो उन किताबों का बहुत बड़ा योगदान है। और वो क्लास लेने भी आते थे। अच्छा जी, उनकी क्लास से अटेंड करी जी? विद्यार्थियों के शिविर लगते थे छुट्टियों में। अच्छा जी। सव्यसाची आते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी आते थे। अच्छा। और बाबा भाग सिंह सज्जन भी आते थे, जो चंडीगढ़ में रहते थे, बुजुर्ग नेता थे। बाबा भाग सिंह सज्जन की क्लास अटेंड करी जी आपने? इतने बड़े मान की। वाह जी वाह। और उनकी कमाल की बात यह, उनकी कोई शिक्षा फॉर्मल नहीं थी, औपचारिक शिक्षा। अच्छा जी। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर भाषा के विभाग में किसी शब्द के ऊपर अगर कोई कठिनाई आ जाती या विवाद हो जाता, तो वो भाग सिंह सज्जन से पूछ के आते थे कि ये शब्द का सही तरीका। वाह जी, अथॉरिटी की तरह मान्यता थी उनको। वाह जी, मान्यता थी। वाह जी वाह। तो फिर कामड़ जी, वो जो दौर है ना, अगर आप थोड़ा राजनीतिक भी देखा तो वो चौधरी बंसीलाल के उदय का दौर है, और फिर वो इमरजेंसी आई, और आमतौर पर तो ये विख्यात भी है, चौधरी बंसीलाल में बहुत से गुण थे, लेकिन उनमें एक तानाशाही प्रवृत्ति भी थी उस दौर में। और वो जन आंदोलनों का दौर है जी आपका। हरियाणा में विद्यार्थियों के आंदोलन है, 1973 के अध्यापक हड़ताल है, रेलवे कर्मचारियों के आंदोलन है, और फिर आप तो इमरजेंसी में भी आपातकाल से लड़का है, जेल में रह आए। थोड़ा उस दौर का जो जन आंदोलन थे, जो मुद्दे थे, जो हरियाणवी समाज जो नई करवट ले रहा था, तो पूरा देश ही लड़ रहा था एक प्रकार से। समाजवादी लहरें भी मजबूती से उठ रही थी, कम्युनिस्ट लहरें उठ रही थी। उस दौर को याद करते हो? कांग्रेस की कुछ सरकारें ऐसी थी, अच्छा जी, जिनमें सिद्धार्थ शंकर रे की बंगाल की सरकार थी। और यहाँ चौधरी बंसीलाल के नेतृत्व वाली कांग्रेस गवर्नमेंट थी। इन दोनों ही सरकारों में उस तरीके से वो तानाशाही प्रवृत्तियां बहुत मौजूद थी। और अध्यापकों के और कर्मचारियों के आंदोलन हुए थे शुरू में, और विद्यार्थियों की भी तालमेल कमेटी उनके साथ बन गई थी। अच्छा जी। छात्र कर्मचारी तालमेल कमेटी, वो राज्य स्तर से लेके और जिला स्तर तक थी। तो वो जरूरी इसलिए था कि उस टाइम पर आंदोलन करने के लिए जो अधिकार होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा हमला था। तो दिल्ली जाके आंदोलन करने पड़ते थे कई बार। अच्छा जी। और गिरफ्तारियां भी वहीं देनी पड़ती थी। तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं, वो बहुत प्रगतिशील और मार्क्सवादी विचारधारा के जाने माने लोग होते थे। उन्होंने हरियाणा के अंदर अध्यापक आंदोलन का और कर्मचारी आंदोलनों का बहुत समर्थन किया था।
जैसे एक दो के नाम बता सकते हो जी जो इतने महत्व से? नाम तो जहूर सिद्दीकी थे, सिद्दीकी साहब, कुमारेश चक्रवर्ती थे, प्रोफेसर वेद गुप्ता थे। वाह जी वाह। वेद गुप्ता जी ने भी हमारी स्कूलिंग ली थी और जहूर सिद्दीकी साहब ने भी ली थी। अब तो वो तीनों ही नहीं रहे, मतलब। और भी कई सारे नाम, ये उस दौर के बता रहा हूँ, बाद के तो मैं एमएमपी सिंह थे। अच्छा जी। एमएमपी सिंह बहुत अच्छे लेखक हैं, लेखक संघ में अभी भी लीडर रहे हैं। वाह जी वाह। वो हैं अभी तक ना कामड़ जी। जैसे फिर आप विधिवत तौर पर माकपा के सदस्य कब बने जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के? मैं 1973 में तो ऐसे प्रभावित हो गया। उस टाइम पर ये कैंडिडेट मेंबर एज ही बनाते थे ना। हाँ हाँ। तब एज ही नहीं बनती थी। अच्छा, उस टाइम एज का सिस्टम नहीं था जी। ऑक्सिलरी ग्रुप होगा तो हमें पता नहीं। अच्छा जी। लेकिन मतलब 73 में ऐसे हम मानने लगे मेंबर, और 74 में उन्होंने हमें विधिवत तौर पर कैंडिडेट मेंबर बना लिया। तो फिर ब्रांच के साथ एसोसिएट हो गए और यूनिवर्सिटी में भी ब्रांच बन गई। और उस दौरान में हम मजदूर आंदोलन में भी समर्थन करने के लिए जाते थे, क्योंकि एसएफआई ने यही तो सिखाया। अच्छा, तो एक यूनिवर्सिटी वो थी जहां हम कृषि का अध्ययन करते थे, एक यूनिवर्सिटी एसएफआई थी, बिल्कुल जो बहुत कुछ सिखाती थी इंसान बनने के लिए। बिल्कुल। तो कोमल जी, फिर जो थोड़ा उस दौर में हरियाणा के बनने के बाद जो प्रारंभिक कम्युनिस्ट आंदोलन डेवलप हुआ सीपीएम का, उसके थोड़ी रोशनी डालो जी, उस दौर में कैसे निर्मित, और फिर आपका जो एक साधारण पार्टी मेंबर बनना और फिर एक होल टाइमर बनने का आपने जो फैसला लिया, पूर्णकालिक कार्यकर्ता, प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरी की तरह आपने एक फैसला करा और जो बखूबी निभाया, आज तक भी आप निभा रहे हो। ये जब हम पंजाब थे ना, तो उस टाइम पर पंजाब उन कुछ प्रांतों में से था जहां कम्युनिस्ट आंदोलन बहुत मजबूत था। अच्छा जी। ऐसे ही बंगाल और केरल और आंध्र प्रदेश थे। और ये हमारा जो बड़ा पंजाब था उसकी राजधानी लाहौर थी, इसलिए लाहौर बहुत बड़ा केंद्र था। किसान आंदोलनों का भी था। और इधर से ये जो आपके ये जालंधर है या अमृतसर है, ये भी उसका हिस्सा थे, रोहतक भी रहा है उस तरह से। तो लेकिन जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया थे, अब जो पंजाब जिसको हम कहते हैं, उधर आंदोलन ज्यादा मजबूत था। और अब हमारा ये जो इलाका है, लगा लो कि इसको दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं उस तरह से ना, पंजाब पहले वाला दिख, यहाँ पे उतना मजबूत नहीं था। तो जैसा भी था, लेकिन पंजाब का क्योंकि हिस्सा था, तो कई सारे व्यक्ति और कई सारे इस तरीके के आंदोलन रहे। तो मतलब आप ये लगा लो कि पंजाब के लाहौर के इर्द गिर्द के कई जिले ऐसे थे जहां उस टाइम पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी यूनियनिस्ट पार्टी की, तो उस टाइम पे 15-15, 20-20 हजार के किसानों के मोबिलाइजेशन होती थी। कितनी बड़ी बात थी, देखो जी। हाँ, बाद में वही किसानों का अखिल भारतीय किसान सभा के साथ जुड़ गए 1936 में जाके। अच्छा जी, वो भी। हाँ, लेकिन उससे पहले से आंदोलन मौजूद था पंजाब में, और उसी में कम्युनिस्ट भी थे। तो आजादी के आंदोलन में बाकी जगह था, लेकिन बात में ये कह रहा था कि हरियाणा में वो जो सरकार तुम कह रहे थे चौधरी बंसीलाल की, तो काफी सारे आंदोलन उभर गए उस टाइम पर। और ऊपर से फिर रेल की हड़ताल हो गई 74 में। अच्छा, रेलवे की हड़ताल का बड़ा माइलस्टोन, बड़ी हड़ताल हुई थी। जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह उसके लीडर थे, कॉमरेड समर मुखर्जी भी। अच्छा, C2 के जो बड़े लीडर थे और बड़े जाने माने स्तंभ थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के। और कॉमरेड ज्योतिर्मय बसु होते थे, ज्योति बसु से अलग थे वो। अच्छा जी। वो मेंबर पार्लियामेंट रहे और बहुत धाकड़ नेता की उनकी छवि थी। मतलब जब वो खड़े होते थे लोकसभा में बोलने के लिए, तो जो शासक वर्ग का मंत्रिमंडल था वो थर्राता था। वाह जी वाह, कि वो किसी की भी पोल खोल सकते हैं। जब वो ब्रीफ केस को खोलते थे ना, अच्छा, डरते थे भाई, ज्यादा होमवर्क करके लाते थे। अच्छा, है ना। ये बात थी उनकी। वाह जी वाह।
तो उस दौर में कामड़ जी एक नाम उभरता आज भी, बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे मेजर जयपाल सिंह। मेजर जयपाल सिंह, और उनके साथ भी आपकी स्मृतियां जुड़ी होंगी। मेजर साहब मीटिंग लेने आते होंगे जी, उनको करीब से मीटिंग देखा। लेने भी आते थे, वो इंचार्ज भी थे। शुरू में ना हरियाणा की कमेटी नहीं होती थी 66 के बाद। अच्छा जी। उस टाइम पर एक रीजनल कमेटी थी जिसमें हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये एक रीजनल कमेटी बोलते थे। पहले एक कॉमरेड चंद्रशेखर थे, वो उसके सचिव थे। उसके बाद मेजर साहब उसके सचिव बन गए थे। तो मीटिंगें वगैरह लेने आते थे। कितनी हमारी मीटिंग उन्होंने की, तब हम एसएफआई में थे और हम भी वहाँ वीपी हाउस में जहाँ दफ्तर में साहब बैठते थे, उनके पास आना जाना बहुत था हमारा। और हमारा ही नहीं था, हरियाणा के कितने ही ऐसे कर्मचारी नेता वगैरह अध्यापकों के नेता थे जो कोई कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं थे, लेकिन मेजर जयपाल सिंह और कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत के पास उनको बहुत आना जाना था। वाह जी वाह। और वो उनसे ये मतलब सलाह मशवरा भी करते थे कि भाई हमें आंदोलन को किस तरीके से आगे कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और जब दिल्ली में जाके आंदोलन करते थे तो वो उनको वहाँ पे तमाम तरह से समर्थन देते थे। आप कई बार जिक्र करते हो कामड़, जैसे उस दौर में आपने अपनी यूनिवर्सिटी में भी बुलाया जो शहीद भगत सिंह के साथी थे शिव वर्मा और पंडित किशोरी लाल, वो भी आपके कमरे पर आए, उनको भी देखा आपने, उनसे भी ठीक याद दिलवा दिया। हाँ, पहले पूछा था ना किताबें जो पढ़ी। हाँ हाँ, संस्मृतियां जो पढ़ी हमने शिव वर्मा जी की। अच्छा जी। उसने बहुत प्रभावित किया। वाह जी वाह। माँ उपन्यास गोरकी का। हाँ, आज गोरकी का स्मरण दिवस भी है कामड़ जी आज। अच्छा, मक्सिम गोरकी का। हाँ ओके, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। तो माँ उपन्यास ने बहुत प्रभावित किया। हाँ जी। फिर अग्नि दीक्षा, एक निकोलाई ओस्ट्रोवस्की का, निकोलाई ओस्ट्रोवस्की का अग्नि दीक्षा, हाउ द स्टील वाज टेम्पर्ड। फिर इसी तरह से वोल्गा से गंगा, राहुल शंकर की। वाह जी वाह। बहुत सारी किताबें पढ़ी। 22वीं सदी, तुम्हारी क्षय, और राहुल की कई पुस्तक। तो ऐसे ही शिव वर्मा जी से तो हम मिले तो कई बार, वो लेखक संघ में आते थे यहाँ। अच्छा जी। लेकिन पंडित किशोरी लाल हमारे कमरे में 2 बार आए। अच्छा। और यूनिवर्सिटी में मैं क्योंकि अध्यक्ष था तो 23 मार्च को शहीदी दिवस पे उनको मुख्य वक्ता के रूप में बुलाते थे। अच्छा जी। लेकिन शिव वर्मा जी से मिलने का जो मेरा खास ओकेजन, वो कभी भूल नहीं सकता मैं। अच्छा जी, वो कब था? हम कानपुर में गए थे, सीटू की एक कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा जी। तब मैं सीटू में काम करता था। अच्छा। ट्रेड यूनियन में। तो पंजाब के साथी बोले पंडित किशोरी लाल जी गुजर गए, तो शिव वर्मा के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि पंडित जी ने अपने बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया। अच्छा अच्छा। जबकि वो सीटू के अध्यक्ष रह चुके। हाँ। इसलिए शिव वर्मा जी से पूछेंगे उनके बारे में छापने के लिए, लिखने के लिए। अच्छा जी। चलो वहां चलते हैं। हम एक यूपी के साथी को लेके उनके पास गए। अच्छा जी। मुझे याद है उन्होंने चारपाई बिछा रखी थी, 1-2 कुर्सी थी। बोले बैठो पहले। हमने बताया हम ऐसे ऐसे आए। बोले पहले तुम्हें चाय पिलाऊंगा। अच्छा, ये बोले जी। वो स्टोव होता था हवा भरने वाला। अच्छा। ऐसे पीतल का। खुद अपने हाथ से चाय बना के हमें पिलाई उन्होंने। इतनी बड़ी बात थी, बहुत बड़ी, इतना महान क्रांतिकारी आदमी जी, सारा जीवन जिसने अंग्रेजों से लड़ते हुए काले पानी तक का जो वैचारिक योगदान है भगत सिंह के साथ साथ, उसका तब इतना थोड़ी पता होता था जितना बाद में पढ़ नया पत्ते भी संस्थापकों में से एक है जी वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात थी। अच्छा। और पंडित जी तो बहुत ही साधारण व्यक्ति थे वो आप 1-2 बार क्लास में नहीं बताते थे पंडित किशोरी लाल का एक किस्सा? पंडित किशोरी लाल ने आप लोगों को बताया होगा, वो भगत सिंह के पिताजी ने पकड़ लिया, उनको पिटाई की थी, वो क्या था? पिटाई नहीं की थी। अच्छा। वो ये बताते थे भी मेरा कद छोटा तो था ही उनका कद। वो फांसी इसलिए नहीं हुई कि कम उम्र थी, वरना उस केस में वो भी थे, तो काला पानी भेज दिया। खैर, किशोर लाल ऐसे बैठे थे कमरे में, हमारे कमरे में, पूछने लगे सवाल। भाई आप कैसे आए? जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो ऐसे उनसे पूछने लगे आप कैसे आए उनके क्रांतिकारियों के संपर्क में। बोले मैं उसी कॉलेज में पढ़ता था, डीएवी लाहौर में, तो मैं सोचता था भाई ये देखो कितना इनका शान है, ये क्रांतिकारी हैं। और
वो बोला आदर्श के रूप में देखता था, तो लालसा होती थी मेरे को भी जोड़ ले तो मजा आ जाए। तो हिम्मत नहीं होती थी पूछने की। बोले एक दिन अकेले बैठा था भगत सिंह, मैंने सोचा आज हिम्मत करता हूँ। जाके उन्होंने कहा भगत सिंह मैं तुम्हारे से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या मेरे को भी जोड़ लो इसमें। तो बोले भगत सिंह बोला यार तू छोटा सा तो है, कहीं फंसवा देगा। ये कहीं जीव मतलब उनको विश्वास नहीं था भाई ये लगे। तो क्या पता परीक्षा लेने के लिए कहीं। ये भी उसके जी। तो वो बोले कि भाई मेरे को बड़ी निराशा हुई। मैंने कहा भगत सिंह एक बात बता, क्या कोई इमारत बनती है तो सबसे नीचे क्या लगता है? ये पूछा जिन्होंने। वो बोला बड़ा पत्थर लगता है। फिर क्या लगता है? छोटा पत्थर लगता है। फिर क्या लगता है? ईंट लगती है। बोला और भी कुछ लगता है? तो भगत सिंह बोला और क्या लगता है? बोला कई बार दो ईंटों के बीच में इतनी जगह होती है कि रोड़ा लगाना। हाँ रोड़ा, ठीक है। बड़ी ईंट को तोड़ के मिस्त्री उसमें वो फिट करता है। बोला हाँ करता है, मैं ऐसे ही काम आ जाऊंगा कहीं। देखो कितना बढ़िया उदाहरण दिया। तो बोला भाई तू आज कमाल का, ठीक है मिल जा। वो जो फादर की तो किशन सिंह जी आए होंगे भगत सिंह के पास, मीटिंग हो रही थी। बोला यार भागो, नहीं तो पिताजी आगे पढ़ नहीं रहे तुम। भगत सिंह के फादर ना बहुत क्रांतिकारी, सरदार किशन सिंह बहुत महान क्रांतिकारी। और वो रोहतक में भी आए थे 2 बार जी। अच्छा, सरदार फांसी होने के बाद किशन सिंह जी यहाँ के जलसों में आए 2 बार। अच्छा जी। खैर तो ये भागने लगे तो पीछे भाग लिए। बोले और तो कूद के दीवार पर मेरी टांग पकड़ ली उसने और उतार लिया। बोले तू गोंगड़ू जे ही जे। तो बोला गोंगड़ू एक वो सब्जी का होता है कद्दू जैसा छोटा। तू गोंगड़ू जे। बोला तू भी शरारता से शामिल है? बोला नहीं जी, वो डांट डूट मार के चल, ऐसे वो बताते थे। इस तरह की बात याद रह जाती है। तेरा दूध पिलाया फिर उसको, भाई कोई नहीं बैठा लगो। असल में वो खासरिया में डायरी खुलवाई थी जी भगत सिंह को, ऊपर 60,000 की जमानत रखी थी ना अंग्रेजों ने, जो उसके पिताजी ने देख, और भगत सिंह में कुछ बैन भी लगाए थे। दशहरा बम कांड का जो था केस बनाया अंग्रेज। खैर कामड़ जी वो एक बड़ा खुश मिजाज, बड़ी सौभाग्यशाली थे। अध्ययनशीलता जो है ना, और व्यवहार, दोनों चीज है। व्यवहार में क्रांतिकारियों को देखना और अध्ययनशीलता से अपनी वैचारिक परिपक्वता करना, ये बहुत 2 जरूरी शर्तें हैं। तो हम आत्म अध्ययन भी हमने देखो हमारी कमी क्या थी। 9वीं क्लास से लेकर PhD तक साइंस पढ़ी। वाह जी वाह। सोशल साइंस नहीं पढ़ी ना। अच्छा, हिस्ट्री नहीं पढ़ी, वो उन सब्जेक्टों से वंचित रह गया। फिलॉसफी नहीं पढ़ी, लिटरेचर नहीं पढ़ा, वो कमी खड़ी। सारी कमी इससे पूर्ति करनी पड़ी जब जन आंदोलनों में शामिल हुए और ये लिटरेचर मिलने लगा। ठीक है, सोशियोलॉजी हमने अपनी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ी, उससे कुछ इंसाइट हमें मिला। बाकी तो सारा ये पार्टी में आने के बाद और SFI में पढ़ने को, उसी से अभी भी अगर कोई मान लो चिंता रहती है, पश्चाताप, तो ये रहता है इतनी किताबें अभी तक नहीं पढ़ पाए। इच्छा करती है, छांट के रख रखी है, मतलब समय नहीं मिल पाता, इतना समय नहीं मिल पाता, या अब क्या कहें, कह नहीं सकते। लेकिन ऐसा तड़प जरूर है पढ़ने की, तड़प है, शायद पढ़ पाएंगे उनमें से कुछ तो जरूर। लेकिन कामड़ जी जब आप SFI में फिर कब तक रहे जी आप? जैसे कौन सा फिर आपकी जैसे पार्टी में दूसरे संगठन में ड्यूटी लगाई होगी, आपका छात्र आंदोलन का पीरियड रहा वो कब समाप्त हुआ जी? जैसे मतलब आप ये लगा लो कि 84-85 तक रहे SFI में तो। अच्छा जी। मतलब 77 में जेल से बाहर आए। हाँ जी, साल भर तो रहे थे ना। तो बाहर आने के बाद 79 में दूसरी बार स्टूडेंट्स ने चुन लिया अध्यक्ष। हाँ जी, स्टूडेंट यूनियन का। हाँ, तो उस हैसियत से काम करते हुए और ज्यादा एक्सपोजर हुआ, और खासतौर पे हिसार के टेक्सटाइल मिल में
वो भी एक यूनिवर्सिटी समझो, हमने बहुत कुछ सीखा फिर ये वो दौर नहीं था जी जब आपके साथ वहाँ डीवाईएफआई के साथियों का भी आपसी संपर्क था, कामड़ प्रभात सिंह, कोमड़ हरपाल सिंह, उन्हीं से तो हुआ। कामड़ तार सिंह के साथ तार सिंह से भी हुआ। कॉमरेड जगतार सिंह होते थे हमारे स्टूडेंट लीडर कल्लर बहनी गांव के, अच्छा जी, पटियाला में रहते, बैंक ऑफिसर बन गए थे। अच्छा जी, उन सब से तो हुआ ही हुआ। एक पृथ्वी सिंह पूनिया भी होते थे कनो गांव के, अच्छा जी, उनसे भी था। तो ये वहां जाते थे आंदोलनों में मजदूरों का समर्थन करने, तब मजदूर की जिंदगी का पता चला क्या होती है। अच्छा जी, फिर तो उनकी मीटिंगों में भी हमें भेजने लगे, ब्रांचें भी बनी वहां पे। तो उसके बाद जो है मेरे को असल में पार्टी का हिसार का सेक्रेटरी बना दिया, अच्छा जी, जिला का, स्टूडेंट रहते हुए। अच्छा जी। और कॉमरेड पृथ्वी सिंह बीमार रहते थे। हाँ, वो पिटाई भी बहुत ज्यादा हुई उनकी जन आंदोलनों में। वो अपनी जगह था। और वो असल में यहाँ भी स्टेट का भी सेक्रेटरी इसलिए मेरे को बनना पड़ा, या मुझे बना दिया क्योंकि पृथ्वी सिंह बीमार रहते। अच्छा जी, नहीं तो मेरे से तो बहुत वरिष्ठ थे। हाँ जी बिल्कुल। और उनकी कुर्बानियां मेरे से तो बहुत ज्यादा थी। तो उस मजबूरी की वजह से जो है, देखो जी हमने तो कामड़ पृथ्वी सिंह को कम देखा, दूर से देखा जी, आपके तो बहुत नजदीक से साथी रहे। आपने पृथ्वी सिंह को जैसे आप याद करते हो, आपको सबसे बड़ी बात आप क्या रेखांकित करना चाहते हो जो आपने पृथ्वी के साथ महसूस की काम करते? मुझे कई लोग मिलते हैं कामरेड आज भी पुराने सम्मानित साथी हुए, कहते हैं मैं हम न्यू महसूस कराया करते, पृथ्वी तू मेरे घर रुक, मेरा लीडर है पृथ्वी, मैं पृथ्वी की पार्टी का हमदर्द हूँ। और हरियाणा में तो नहीं कहा करते जी लोग जैसे पृथ्वी वाली पार्टी वाली कहते थे। हाँ, तो राष्ट्रीय स्तर पे ज्योति बसु वाले कहते हैं। तो पृथ्वी सिंह की सबसे अच्छी बात क्या लगी कामड़े जी जिसका आप आज भी स्मरण करते हो? मतलब एक बात तो कुछ बताना बहुत मुश्किल है। हाँ, या दो बता दो जैसे जो भी आपने लगे। मतलब वो व्यक्तित्व का जो आकर्षक पहलू, वो कर्मठ बहुत थे, प्रतिबद्धता बहुत थी, अध्ययनशीलता थी उनमें। अच्छा जी। और संवेदनशील थे, बहुत संवेदनशील थे जी। अच्छा। अगर उनको क्योंकि उनको भी एक परिवार पोषण में बहुत बड़ा उनको मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि समय लगाना पड़ा। और मुश्किल टाइम थे, होल टाइमरों को क्या वेजेज वगैरह मिलते थे, 300-400 रुपए मिलते थे। तो वो अगर जरूरत पड़ गई उनको पैसे की 1000-2000 और कहीं से दोस्तों से ले आए, उनके दोस्त ऐसे थे कि वो उनके लिए कुछ भी देने को तैयार, मतलब इतने समर्पित थे पृथ्वी के प्रति। पार्टी के भी नहीं थे, बहुत सारे उनके साथ पड़े हुए वैसे दोस्त थे उनके। अच्छा जी। और कोई भी उनको मतलब थर्ड पर्सन रास्ते में मिल गया कि भाई कॉमरेड मैं तो आपकी तरफ ही आ रहा था, मेरे को तो 2000 रुपए की जरूरत है, तो वही निकाल के उसको पकड़ा दिए। अच्छा, ये दे देते थे। वाह जी वाह। हाँ। मतलब कोई लालच दूर दूर तक नहीं था, सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो अंदर थे वही बाहर थे। किसी भी तरह का उनका शिष्य जैसा चरित्र था। वाह जी, बड़ा आदर्श व्यक्ति थे जी वो। इसीलिए तो प्रभावित कर पाते थे ना वो दूर दूर तक लोगों को। और हरियाणा का कोई भी ऐसा बड़ा लीडर, मतलब चौधरी देवीलाल, चौधरी भजन लाल और चौधरी बंसी लाल या और दूसरे किसी के सामने भी उनकी इतनी इज्जत थी कि वो अगर मिलने चले जाएं तो ये बात नहीं हो सकती थी कि उनको ना सुने, बताओ, या उनकी उपेक्षा कर दे। ये हो सकता है चाहे वो ना लागू करे, लेकिन उपेक्षा कोई नहीं कर सकता था। वाह जी वाह। इतना नैतिक प्रभाव उनका, मॉरल इम्पैक्ट था कामड़ पृथ्वी सिंह का, प्रभाव था। तो कामड़ जी जो ये आपने भी बहुत बेहतरीन बातें बताई, और इसी रोशनी में जैसे आप जब हिसार के जिला सचिव बने, प्रथम हिसार जिला सचिव हो जी जब भी बने आप? नहीं। अच्छा, आपसे पहले भी थे जी? पृथ्वी सिंह पूनिया भी थे। अच्छा। और कॉमरेड टेकचंद गुप्ता थे। अच्छा, ये तो भी नए नाम बताए जी। हाँ, पता चले आज जी। मतलब उससे पहले भी और रहे होंगे, मतलब जिनका मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा। और आपके जीवन में कामड़ हिसार का भी बहुत महत्व है। आपकी जिंदगी के 2 दशक
इशार में लगे हैं, शायद ज्यादा भी लगे हो जी। हाँ, और 2 दशक भी जिंदगी के वो है ना, जो युवा अवस्था जी, जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक सक्रियता के जो दौर है वो। हाँ जी। तो फिर कामरेड जी उसके बाद आपने ऑल टाइमर बनने का फैसला लिया कामरेड, और फिर जो बाद का जो ये पूरा 80 से लेकर 90 का दौर, और फैसला नहीं लिया था, अचानक बन गए। अच्छा, कोई सोची समझी आपने तैयारी नहीं की, वो कैसे हुआ जी? क्योंकि एक जगह से निकल के दूसरी जगह प्रवेश कर गए, दूसरी तरह की भूमिका में। अच्छा जी। और वो जो भूमिका थी वो होल टाइमरी की थी, मतलब वही था रास्ता। कोई ऐसा नहीं था कि इतने तारीख को होल टाइमर की नियुक्ति हो गई। हाँ ठीक है जी, नहीं था, अपॉइंटमेंट नहीं थी, वो तो एक विचार, एक निर्माण था जी। हाँ, एक स्वाभाविक रूप से मतलब ना, जब आपने फैसला लिया जी, जैसे परिवार की भी प्रतिक्रिया होती है, भाई नौकरी करे, पैसे परिवार कमाए। की अपेक्षा ये थी कि भाई मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं, पीएचडी में हैं, तो कुछ न कुछ बड़े अधिकारी तो बनेंगे। अच्छा जी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते मतलब उनको भी ये तो एहसास होने लगा कि भाई इसके जीवन में कुछ और ही है, और उसी नाम से अब इसकी पहचान हो चुकी है। वो हमारे फादर यूनिवर्सिटी में भी आते थे। अच्छा जी। वहाँ देखते भी थे। बाद में भी फिर हम जैसे जेलों वेलों में गए तो उससे उनको ये अंदाजा लगा कि भाई ये बड़े बड़े लोग गए थे जेल में, तो इसलिए उनकी नजरों में हमारी भी एक मतलब उस तरीके से सम्मान था या सपोर्टिव रोल था आपके परिवार का, छवि बन गई, सब इमेज बनी एक। हाँ। और एक सकारात्मक दृष्टिकोण बन गया कि जो भी कुछ कर रहे हैं काम अच्छा ही है। ये भी भाई किसान मजदूरों के लिए लड़ना, न्याय के लिए आवाज उठाना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एक सवाल और उठता कामरेड जी मन में, जिस दौर में आपने लाल झंडे को थामे हाथों में, उस दौर में चौधरी देवीलाल भी अपनी नया दल बना के लड़ रहे थे, और आपके साथ के समकालीन बहुत से लोग चौधरी देवीलाल के साथ जा गए, भजनलाल जी के साथ जा गए, बंसीलाल जी के साथ एमएलए भी बन गए, कोई एमपी भी बन गया। एक महत्वाकांक्षा भी होती है, जैसे आप तो पढ़ाई लिखाई में भी होशियार थे, 4 चीजें भी जानते थे, आप कोई बुर्जुआ राजनीति की तरफ आकर्षित नहीं हुए जी, आपने ये इनकलाब का रास्ता ही पकड़ा, या इसका मूल कारण क्या मानते हो जी? जबकि ऐसा भी नहीं था वह कोई कम्युनिस्टों की सरकार बनने की संभावना हो हरियाणा में। नहीं, इसका तो ये है कि वो जो आप मतलब परंपरागत राजनीति में जाके कोई पद हासिल कर ले, पावर शेयरिंग में चले जाएं, और उससे जो आपको मतलब कुछ ग्रहण जो होता है उससे तो कई गुना ज्यादा ग्रहण यहाँ हो रहा था ना। हाँ जी, वाह जी। कि जिंदगी तो एक ही बार मिलती है, हम तो ये भी नहीं मानते कि पुनर्जन्म हाँ, होता बिल्कुल है। बिल्कुल है, तो एक ही बार आती है, तो उस जिंदगी में अगर मतलब कोई ऐसी किसी मकसद के लिए जिया जाए और उससे जो संतुष्टि और सांत्वना मिलती है, जो पहचान आप जैसे साथी देते हैं और जो रेस्पेक्ट मिलती है जिस तरीके की, उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं। बड़ी बात है। ये एक ताकत है जो हमारे उस हौसले को फिर भी बनाए रखती है, ऊर्जा प्रदान करती है। वाह। तो कामरेड जी, एक आप ये कंटिन्यू कई एपिसोड में करेंगे। आज एक सवाल और है जी, जिसमें ज्यादा समय भी ना हो, है कि जो कामरेड जी आज का जो वर्तमान हालात है आपके समक्ष है, पूरे देश की, हरियाणा की समाज की, और जिस ढंग की सत्ता का खतरनाक ढंग से हमला है, और आज तो वो हर चीज तोड़ी जा रही है जी, जो आपने बनते हुए देखी, वो लोकतांत्रिक संस्थाएं समाप्त की जा रही हैं, राजनीतिक पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, मतलब एक पंचायत से लेकर जुडिशरी तक की नाक बांधन लग रहे हैं आज हालात, आर्थिक हमले हैं। ये जो आज एक सामाजिक बुणुत्तर गढ़ा जा रहा है, जो सांप्रदायिक और जातिवाद का जहर, आप ये सारी मेरे से ज्यादा बखूबी जानते और बताते हो। इन हालात में जो चुनौती है जी, और आज के युवा को मतलब क्या करना चाहिए इन परिस्थितियों में जी? आज बहुत से ऐसे नौजवान बेशक कम मात्रा में हो, वो ये चाहते हैं कि भाई इनकलाब के पथ पर हम आगे बढ़े, इस लड़ाई में शामिल हो। इन हालात में आप जो देखते हो जी, इस पर थोड़ी ही एक बार आप बात रखें, जो वर्तमान परिस्थितियां, और आज इस परिस्थितियों को पलटने में हम अपनी ऊर्जा कैसे लगाएं? ठीक बात। देखिए, बात यह है कि जो हमारे राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष था, आजादी का आंदोलन,
उसमें एक आइडिया ऑफ इंडिया की परिकल्पना उभर के आई, जो बिल्कुल हकीकत और धरातल में से उभरी थी। किसान मजदूरों के आंदोलन में से जो प्रगतिशील धाराएं थी, उनके कुर्बानियों और संघर्षों में से एक भारत का जो नक्शा विकसित हुआ, उसका कुछ न कुछ प्रतिबिंब जो है हमारे आज के भारत के संविधान में मिलता है। जो उसकी जो भी संविधान की हमारी प्रस्तावना है, प्रीएम्बल कहते हैं अंग्रेजी में जिसको, वो उसी से तो वजूद में आया ना। हम भारत के लोग, मतलब कोई हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है ना। नहीं है जी। हाँ। तो कोई हिंदू रिपब्लिक इंडिया नहीं। आप तो स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों के प्रतिनिधि के, संविधान के एक प्रकार के मूल्यों के प्रतिनिधि तो वो भी थे जिन्होंने मतलब पाकिस्तान बनवा लिया। हाँ। लेकिन उन्होंने तो इस्लामिक रिपब्लिक रखा। उस टाइम पे हिंदुस्तान की जनता ने ये तय किया, जो कश्मीर का कई बार लोग उनके ऊपर लांछन लगाने की कोशिश करते हैं, कश्मीरियों की वजह से ही तो कश्मीर भारत में है। बिल्कुल है जी। उन्होंने ये कहा, हम एक धर्म के आधार पर कट्टरता का बना हुआ शासन में नहीं जाना चाहते, हम एक धर्म निरपेक्ष भारत के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने धर्मांधता को रिजेक्ट करके और धर्म निरपेक्षता को चुना, निरपेक्ष शासन को चुना। ये वहां की लहर जो थी, प्रगतिशील लहर का नतीजा है। वो बंदूक लेके लड़े पाकिस्तान के रेडर्स के खिलाफ, शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में। हाँ, अब यहाँ कितना ही भारत के अंदर इस तरीके की आप चीजें देखेंगे तो उनसे वो फिर निर्मित हुआ और वही जो है वजूद में आया। उसके बाद तो लोगों की जो भी आकांक्षाएं और कल्पनाएं रही होंगी अच्छे जीवन के लिए, भारतीय जनता के भिन्न भिन्न तबकों की, भूमिहीनों को भूमि मिले, ये उनके सपने थे। उसके लिए उन्होंने लड़ाइयां भी लड़ी थी आजादी के आंदोलन में। हथियारबंद लड़ाइयां भी तेलंगाना जैसी जगह बाद में लड़ी गई। हमारे भी यहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाइयां, क्योंकि मुजारा लहर चली और लोगों को जमीनें मिली। बिल्कुल जी। जब हम तेजा सिंह स्वतंत्र के नेतृत्व में 700 गांव में जमीनें मिली जी। 700 गांव में जमीनें मिली। आज वो भूल जाए तो अलग बात है, लेकिन आज वो जमीन के मालिक है मुजारे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वो तमाम चीजों के पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, वो किसी ने थाली में रख के नहीं दे दी थी। तो आज जो तकलीफ हो रही है सबसे बड़ी, वो ये है जो आप कह रहे हो कि उसको ध्वस्त किया जा रहा है, बहुत ही मतलब सुनियोजित तरीके से खोखला किया जा रहा है। और इसी संविधान को और इन्हीं लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाए रखते हुए भीतर से उसको मतलब चोटें मारी जा रही है। ये है खतरा। और ये जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत बड़ी चुनौती की तरह से पेश हो गया हमारे सामने, जिसमें लोकतंत्र को भी खतरा है, धर्म निरपेक्षता को भी खतरा है, और जो निर्मित लोगों ने किया है उस सारे के सारे संरचना के ऊपर हमले हो रहे हैं। और जिस साम्राज्यवाद से हमने मुक्ति प्राप्त की थी, आज साम्राज्यवाद उसी साम्राज्यवाद के पीछे लगू हो गए ये अमेरिका के साथ। और भारत की कितनी अपमानजनक स्थिति बनवा दी इन्होंने। आप आज से ज्यादा जितना ये पर्दाफाश इसका हुआ है पहले कभी नहीं हुआ। ट्रंप का करना बिल्कुल आम आत्मसमर्पण कर दिया इन लोगों ने। तो ये सभी आम आदमी के सरोकार में आती है ये भी चीज। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कुल मिला के हम जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे थे, हमने जो अध्ययन किया और जो कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी लोगों ने जिस तरीके के सपने सजोए थे, या मान लो भगत सिंह ने सांप्रदायिकता के खिलाफ लिखा, ये आज की बात थोड़ी है। बिल्कुल, ये तो 25-26 की बात है लिखी हुई। तो उनको जो लोग इस बात को जानते हैं कि सांप्रदायिकता कितनी खतरनाक चीज होती है, जो फांसीवाद के तहत भी मतलब और ज्यादा विकराल रूप धारण कर जाती है, उन लोगों को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा जो कुछ आज हो रहा है। दूसरों को हो रहा होगा आश्चर्य, या दूसरे उससे अचंभित हो गए होंगे जिन्होंने भाजपा को, आरएसएस को बढ़ाने में बल्कि कहीं ना कहीं सहयोग दिया या उनको अपनी पीठ पे बिठा के लाए और उन्होंने पटक दिया उनको नीचे और उसी जगह के ऊपर खड़े हो गए। ऐसी ताकतें भी आज हैं जिनको अब
मालूम नहीं पश्चाताप हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन कम्युनिस्टों को नहीं हो रहा। आश्चर्य है इसके ऊपर, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो जर्मनी और इटली के फांसीवाद से प्रेरणा लेकर बनी हुई संस्था है 100 साल पहले, अगर वो शासन के अंदर आ जाए तो वो क्या कुछ कर गुजर सकते हैं। और उसी के खिलाफ उन्होंने संघर्ष और सचेत भी लोगों को किया है। तो हम जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, देश में एक सकारात्मक और मेहनतकश जनता के मतलब हकों का जो सिस्टम जो चाहते थे, उनके सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि अगर देश ही नहीं बचेगा तो परिवर्तन किसका करेंगे। सही बात है जी। तो उस देश को बचाने के लिए आज केवल कोई वामपंथी या कम्युनिस्ट ही मतलब अपने को सक्षम नहीं पा सकते। उनको ये मालूम है कि बहुत सारे लोगों को जुड़ना पड़ेगा, ये उन्हीं का उत्तरदायित्व नहीं बनता है। ये एहसास करना चाहिए सभी को कि आज देश के लिए लड़ना है। तो कारण था ये। तो अभी नौजवान जैसे लड़ रहे हैं, मान लो, तो वो कोई एक पेपर लीक के खिलाफ थोड़ी ना लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और केवल परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए केवल नहीं लड़ रहे, वो उस सिस्टम के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं जिस सिस्टम के तहत उनके जीवन से खिलवाड़ हो रही है। ये व्यवस्था और नीतियों के विरुद्ध लड़ाई है। ये पेपर लीक थोड़ी है, पेपर बेचा जाता है, लूट है, आपने कहीं भी लूट है। हाँ, तो वो जो मतलब खरीद के लाखों रुपए में उसको पेपर को, और जो डॉक्टर बन गए होंगे और वो बहुत बढ़िया सफेद चिट्टा कोट पहन के और स्टेथोस्कोप गले में डाल के जब वो कॉरिडोर में चलते हैं जिस रुतबे के साथ, वो अपन सभी डॉक्टरों के बारे में ये बात नहीं कह रहे, बहुत अच्छे मतलब डॉक्टर्स हैं जो समर्पित हैं, लेकिन जिन्होंने वो पेपर खरीद के जो बने थे वो ये वही लोग होंगे ना। बिल्कुल खरीज बात। ये आप सोच के देखिए ना कि क्या होने लग रहा है। हाँ। तो ये आत्महत्याएं जो लड़के लड़कियां कर गए, बिल्कुल इन्होंने ये तो मर्डर है काम इनका सत्ता द्वारा कराया गया। ये जो सारा जो सवाल है, जो मजदूर जिस तरीके से दिल्ली की राजधानी के चारों तरफ विद्रोह किया, अभी कौन सा रुक गया? लड़ रहा मजदूर आज भी। हाँ, किसान लड़ रहा। इसीलिए है कि 8 घंटे काम और न्यूनतम वेतन, न्यूनतम ही तो कह रहे, वो भी नहीं दे रहे, मतलब उसके लिए विस्फोट है, जेलों में जाने को तैयार हैं। ये सारी चीजें, किसान आंदोलन जिस तरीके से है, अमेरिका के सामने जिस तरह व्यापार का डील करके और साइन करना चाहता है हिंदुस्तान, जिसके बारे में ट्रम्प ये कह रहा है कि मोदी हमारे प्रिय हैं, उनके आने से अब हमें जितना फायदा अमेरिका को हो रहा है, पहले यही फायदा हिंदुस्तान को हो रहा था। ये बोला ना, एक ही हफ्ता तो हुआ है, ये बोल दिया कि हमें बहुत लाभ मिल रहे हैं अब। और ये अगर डील साइन हो जाती है जिस तरीके की, ये अमेरिका और भारत के कृषि व्यापार समझौता जो उसी की बात वो समझौता नहीं है, वो एक तरफा समझौता होता है जब दोनों के हितों की। ये तो अमेरिका का भारत के हितों का समर्पण है, तुम समर्पण है। मतलब वो 18% हमारे उत्पाद जो जाएंगे अमेरिका में 18% टैरिफ और शुल्क लगाएंगे, और हमारा शुल्क था वो 0 हो गया। नहीं तो कामड़ जी, किसानों के गुलामी के दस्तावेजों में दस्तक है, दस्तावेज है वास्तव में। उसके लड़ने की तैयारी हो रही है। अभी 17 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी मीटिंग दिल्ली के अंदर हुई, जनरल बॉडी को, तो बोल दिया जिस दिन साइन होंगे हम चेतावनी देते हैं, अगले ही दिन बड़ी जन कार्रवाइयां होंगी। मतलब आप उम्र के इस मुकाम पर हौसला में हो के आने वाली पीढ़ी लड़ेगी, और मतलब जो उम्र के मुकाम में क्या तकलीफ है? 70 साल से ऊपर की उम्र होगी, मतलब नहीं पीढ़ी जैसे साथी जिस तरीके से हमें प्रेम देते हैं और समर्थन देते हैं और जो रिस्पांस मिल रहा है, वही तो ऊर्जा है हमारी। सही बात है कामड़ जी, ये बात है। मतलब तो कामड़ जी, और कोई बात आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हो? कोई नहीं, देखो बात की है कि हमारा हरियाणा जो है, हम तो यहीं पे काम कर रहे हैं ना, तो हरियाणा के क्या इतिहास है, हरियाणा की क्या संरचना है, हमारी जो आर्थिक संकट किस तरीके का है, औद्योगिकरण
किस नेचर का है, भूमि अधिग्रहण किस नेचर का है, शिक्षा और स्वास्थ्य कैसा है, हमारे सांस्कृतिक जो परिवेश है हमारे प्रदेश का, और जो सामाजिक हमारे मतलब परिदृश्य है, उसका अध्ययन होना चाहिए। बिल्कुल अध्ययन तो होना जो भी गंभीर लोग हैं वो इस प्रकार का अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष और कुछ नैरेटिव, कुछ आख्यान उसका निकालना चाहिए, और वो लेके लोगों की तरफ जाना पड़ेगा। तो जो भी सूझवान लोग हैं और जो भी आप जैसे इस तरीके के चैनल हैं, उनको अपने प्रयास इकट्ठे करने चाहिए, तभी जाके हम एक प्रभाव डाल ये पाएंगे। तो वर्तमान को समझने की रिसर्च है जी, वस्तुनिष्ठता में, वर्तमान को और अतीत को भी, अतीत को भी। हाँ जी, क्योंकि जो आपके भविष्य को खराब करना चाहते हैं वो आपके अतीत को खराब करेंगे पहले, बिल्कुल, ताकि आप वर्तमान को ही नहीं समझ सके। मतलब आज तो इतिहास की रक्षा का सवाल भी बुनियादी सवाल है। हमारे यहाँ पर अगर मान लो कोई सांप्रदायिकता जैसे मतलब ऐसे बहुत ही दुखदायी दौर गुजरे हैं 1947 के, तो बहुत अच्छे दौर भी एकता के हैं, भाईचारे की मिसालें हैं, काम के काम में पहचान लिया, बिल्कुल है, काम के काम में। अगर जातिवाद की ताकतें अपना जोर लगा रही हैं, तो ऐसी भी तो हमारी रिवायतें हैं जो जातिवाद को मतलब कमजोर कर रही है, तो उनको सामने लाना पड़ेगा। लेकिन एक अध्ययन तो किया जाना चाहिए। ये अपने आप में एक चुनौती है, हमारे सामने एक काम है, इस काम को हमें हाथ में लेना पड़ेगा। थोड़ा पिछड़ा हुआ है, ये आत्म आलोचना हमें करनी चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल ना, ऐसा मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, कामड़ की बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमें अपने गांव के, इलाके की, भाईचारे की, प्रेम की, मोहब्बत की जो किस्से हैं, कहानियां हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनको संजोना चाहिए, उनको लिपिबद्ध करना चाहिए और लोगों में प्रचार करना चाहिए। अभी महिलाओं का कितना बड़ा रोल है, मतलब तमाम उत्पादन में या आपके आजादी के आंदोलन में, वो सामने तो नहीं कोई लेके आया, नहीं आ रहा अभी तक उनका, तो वो आना चाहिए। अभी भी कितनी मजबूती से लड़ाइयां लड़ रही हैं, खूब जी। हाँ, तो देखो आप, मतलब चाहे वो ट्रेड यूनियन में है या वो महिला आंदोलन के अंदर है या उसके किसान आंदोलन में, महिला खिलाड़ी लड़ रही, कितनी बड़ी महिला खिलाड़ी अन्याय के खिलाफ कितनी महिलाएं देखो किसान आंदोलन में चली गई थी, बड़ी लामबंदी थी। ऐसे ही थोड़ी चली, उसमें से कुछ निष्कर्ष निकलता है। आज उनको दोबारा से मतलब हमें एकजुट करने की जरूरत है। ये एक छिपी हुई ऊर्जा है हमारे समाज की, जिसको खुलना चाहिए, है ना? तो कामड़ ने आज एक पूरी बातचीत हमारे बीच में रखी है। हालांकि कामड़ के जीवन के बहुत से ऐसे पहलू, बहुत सी ऐसी घटनाएं और बातें अभी बाकी रहेगी, जिन पर हम भविष्य में भी चर्चा करेंगे। कामड़ इंद्रजीत का एक विशाल अनुभव है, इन्होंने छात्रों के बीच काम किया, ये हरियाणा CITU ट्रेड यूनियन के लीडर रहे, आज हरियाणा किसान सभा के भी नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करते हैं, और पूरे हरियाणा के प्रगतिशील सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के दिशा निर्देश में भी कामड़ इंद्रजीत का बहुत बड़ा योगदान है। कामड़ जी, हम कामना करते हैं कि आप अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को लिपिबद्ध करेंगे और आपका स्वास्थ्य बना रहे, आप सक्रिय रहें, और दर्शकों से अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कामड़ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों को नमस्कार।